बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बंदा चीज शुएब केमिस्ट्री गुरु आप लोगों की खिदमत में हाजिर। एमडी कैट मैराथन 2026 की तैयारी करने वाले, मुझे सुनने वाले मेरे तमाम प्यारे प्यारे बेटे और बेटियों को सबसे पहले मेरा मोहब्बत भरा सलाम। इस सलाम को करने का मकसद यह है कि तुम पर भी सलामती हो, मुझ पर भी सलामती हो, क्योंकि सलामती होगी तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। जनाब, पीएमडीसी के यूनिट नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। 2 एमसीक्यूज आने जा रहे हैं इस यूनिट से। यूनिट का सिलेबस आपके सामने इस वक्त मौजूद है। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। पहला पार्ट मेमोरी बेस्ड होता है, जिसमें आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखने को मिलेगी, और इसी के अंदर दूसरे पार्ट में जब आप जाएंगे तो आपको क्वांटम नंबर्स और ऑर्बिटल्स की शेप देखने को मिलेगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैंने इस यूनिट के 2 हिस्से जो करने हैं, एक थोड़ा सा आपको मेमोरी बेस्ड चीज़ों का आइडिया देना है। इसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लेकर के जाना चाहूँगा, ताकि पेपर में अगर उनसे रिलेटेड सवाल आए तो तुम लोग गलती मत करो। ऐसे सवाल, सिंपल से सवाल को अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये 2 एमसीक्यूज कन्फर्म है। एक तो क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड एमसीक्यू होता है, और दूसरा ये जो नीचे मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। माजी में पास्ट पेपर्स अगर आप उठा करके देखें तो 90% क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक्स में से आए। तो बच्चों को आइडिया होना चाहिए, जो एमडी कैट की तैयारी कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि भाई कौन से ऐसे पोर्शन है सिलेबस का जिसको मैंने ज़्यादा ग्रैब करना है, जिसको मैंने ज़्यादा रिवाइज करना है, जिसको मैंने ज़्यादा लेकर के इम्पॉर्टेंटली उसको प्रैक्टिस करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले नंबर पर तो मेरे बच्चों, आप लोगों को इस वक्त 3 क्वेश्चन मार्क के साथ 3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। और बाद में पास्ट पेपर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ एटम इज एट्रीब्यूटेड टू, आपको पता है ना, एटम वर्ड ही मीनिंग रहकर बैठा हुआ है। इनडिविजिबल के मुझे तुम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, मैं मजीद बट नहीं सकता, ये एटम का वर्ड मीनिंग है। लेकिन उसके बाद एटम के टोटे टोटे हुए, और उन टोटों के अंदर से पता नहीं क्या क्या निकला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और ब्ला ब्ला ब्ला, और मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर से निकाल लिए गए। तो इसका मतलब एक तो ये बात है अगर कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम इज डिविजिबल। अब सवाल क्या है कि एटम की डिविजिबिलिटी किसको एट्रीब्यूट होती है? जिसने सबसे पहले एटम के अंदर से पहला सब एटॉमिक पार्टिकल निकाला था। और आप जानते हैं सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम के अंदर डिस्कवर हुआ, दैट वाज इलेक्ट्रॉन, जो कि आप लोग जानते हैं कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब से डिस्कवर किया था। अब कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब ये कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी, तो इनको इलेक्ट्रॉन डिक्लेयर करने वाला ऑन द बेसिस ऑफ E/m वैल्यू वाज जे थॉमसन, जुनेद जमशेद थॉमसन मरहूम की बात हो रही है। तो जनाब जी, जे थॉमसन जो है, इसने सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर डिस्कवर किया, और वो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से एटम की डिविजिबिलिटी में सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से तय हो गया कि एदे टोटे कीते जा सकते हैं। उस तो बाद टोटियां दा सिलसिला स्टार्ट होया, ते प्रोटॉन ते फिर न्यूट्रॉन 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ। उस तो पहले ये बात जो है वो आप लोगों को 1886-85 की बता रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी। और उसके बाद 1932 में जाकर कहीं जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो 1900 तक स्टडी की जाती है, जो और हम 1857 में जंग आज़ादी लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से। है अब स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल का क्वेश्चन भी आ चुका है, और लार्जेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल का क्वेश्चन भी आ चुका है। आपको सबसे पहले तो मैं ये बताता चला जाऊं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स एक एटम के अंदर जब हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की, तो बच्चों जी याद रख लीजिएगा, फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के अंदर टोटल 3 हैं। और अगर इनको साइज और मैस की बुनियाद पर मैं कैटेगराइज करूं तो सबसे पहले न्यूट्रॉन है,
उसके बाद प्रोटॉन है और सबसे एंड पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेरे पास 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो साइज वाइज मैंने अरेंज कर दिए, यानी कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। अब आपसे स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल की जब बात करें तो बेटे यहां पर फंडामेंटल का वर्ड नहीं आया। अगर आपसे ये सवाल फंडामेंटल के वर्ड के साथ पूछे तो फिर आपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन को लिखना है, लेकिन अगर फंडामेंटल का वर्ड यूज नहीं करता, डायरेक्ट जिस तरह मैंने सवाल पूछा है वैसे पूछता है, तो फिर आपने स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर क्वार्क को रखना है। ये बात अच्छे से माइंड में रख लीजिएगा। लार्जेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर फंडामेंटल की बात हो या ओवरऑल बात हो तो वो तय है, वो एक ही है, और वो क्या है? न्यूट्रॉन। तो मैं अपने बच्चों को ये बात बताना चाहता था कि आपको सबसे छोटे और सबसे बड़े सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में आइडिया होना चाहिए कि किसको सबसे बड़े का टैग लगेगा और किसको सबसे छोटे का टैग लगेगा। तो मैंने क्या समझाया कि अगर ओवरऑल सबसे छोटा पूछे तो क्वार्क है, और फंडामेंटल में सबसे छोटा पूछे तो इलेक्ट्रॉन है, और चाहे फंडामेंटल चाहे ओवरऑल पूछे सबसे लार्जेस्ट तो वो न्यूट्रॉन है। लो जी, ये बात जब आप लोगों को बता दिया तो ये अब आप लोगों के सामने मैंने शो किया है एक कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स, जो कि इस वक्त आप लोग मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसी ऑपरेटर्स के अंदर से प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ था और इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हुआ था। इसी सेम ऑपरेटर्स में आप लोग देखें तो आप लोगों को कैथोड रेज भी दिख रही होंगी, और इन द मीनवाइल आपको यहाँ पर पॉजिटिव रेज भी दिख रही होंगी, जिनको एनाल जो है वो एनोड से निकलते हुए जो है वो कैनाल रेस का जो है वो नाम दिया गया। तो बच्चों यहां पर आप लोगों को एक बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि पेपर में सवाल बड़ा सिंपल सा होगा। अब वो सिंपल सा सवाल कैसा होगा, आइए जरा उसकी तरफ बढ़ता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली एक डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स में होता क्या कुछ है। ये वैक्यूम पंप आपको दिख रहा है जिसका काम है तमाम की तमाम एयर अंदर से निकाल देना। एयर निकालने के बाद ये आप लोगों को हाई वोल्टेज नजर आ रहा होगा, जो कि तकरीबन 500 से 10,000 वोल्ट तक भी हो सकते हैं। और ये हाई वोल्टेज जो है इसकी वेरिएशन लेंथ ऑफ द ट्यूब के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितनी ट्यूब की लेंथ बढ़ती जाएगी तो वोल्टेज को भी बढ़ाना पड़ेगा। और ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है और इसके दोनों तरफ आपको 2 इलेक्ट्रोड नजर आते हैं। आपको इस वक्त लेफ्ट साइड पर कैथोड नजर आ रहा है जिस पर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज है, राइट साइड पर आपको कैथोड नजर आ रहा है जिस पर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है। आप देख सकते हैं ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज। अब अंदर से एयर तो निकाल दी, फिर अंदर भरा क्या हुआ है? अंदर भरी जाती है कोई भी इनर्ट गैस, और वो भरी भी लो प्रेशर पर जाती है। तो ये जो मैंने रेड कलर के सर्कल्स लगाए ये आप एयर एट वेरी लो प्रेशर भी कह सकते हैं, या आप इनर्ट गैस एट लो प्रेशर भी कह सकते हैं। इनर्ट गैस एट लो प्रेशर। और कितना को लो प्रेशर? बेटे याद रख लें अप टू 10 टॉर मैक्सिमम, अप टू 10 टॉर। इससे ऊपर के प्रेशर में नहीं रखना, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो ये जब हमने वोल्टेज ऑन करना है तो इलेक्ट्रॉन्स ने कैथोड से जंप आउट भी करना है। एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा ये कैथोड जो है ये जब हीटअप होता है तो ये इर्द गिर्द की गैस को आयोनाइज करता है, और उस आयोनाइजेशन के रिजल्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बच्चों, और इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है कैथोड रेस, जो विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर की थी। कैथोड रेस को ही नेगेटिव रेस कहा जाता है, और इन्हीं को बाद में E/m वैल्यू से वेरीफाई करके इलेक्ट्रॉन्स का टैग लगा। अब ये देखें ये आगे सिलसिला डिस्चार्ज का होता रहता है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, रास्ते में आते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, उनको करते हैं ये हिट,
हिट करने के बाद उनके अंदर से फिर मजीद इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो ये आयोनाइजेशन का सिलसिला प्रोसीड होता चला जाता है और एज ए रिजल्ट आपको इसके अंदर पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटाइंस बनते हुए नजर आते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि इस डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स के अंदर क्या बला है, तो तुमने कहना है प्लाज्मा एक बला है जो इसके अंदर। क्यों प्लाज्मा? ये देखें, इलेक्ट्रॉन्स है, कैटाइंस है और कुछ ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे जो आयोनाइज नहीं होंगे, तो तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को प्लाज्मा कहा जाता है। तो बच्चा बाड़ी, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे कैटाइंस और ये रहे न्यूट्रल एटम्स, इनके कॉम्बिनेशन को प्लाज्मा कहते हैं। अब इस वक्त आप लोगों के सामने ये जो मैंने कैटाइंस बनाए हैं, याद रख लीजिएगा, इन कैटाइंस को ही बेसिकली पॉजिटिव रेस कहा जाता है, इन्हीं को ही कैनाल रेस कहते हैं जैसा कि मैंने बताया, और इन्हीं को ही बाद में प्रोटॉन्स का टैग लगा था, इनकी भी E/m वैल्यू की बुनियाद पर हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्रोटॉन के साथ कोरिलेट किया जाता है ना, उसकी वजह भी E/m वैल्यू होती है, यानी कि चार्ज हाइड्रोजन एटम का और मैस हाइड्रोजन एटम का बिल्कुल बराबर होता है किसके? प्रोटॉन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज आप लोगों को ये बात पता चल रही है कि कोई H+ आयन को अगर प्रोटॉन कहता है, तो हम छोटी क्लासेस में यही पढ़ते चले आए हैं कि H+ आयन को प्रोटॉन इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है पीछे सिर्फ प्रोटॉन बच जाता है, इसलिए H+ आयन को प्रोटॉन कहते हैं। प्रणाम करता हूं आप लोगों के इस कॉन्सेप्ट को और सोच को। तो पुत्र एंदा तो बात लॉजिकल आंसर देना कि H+ आयन को प्रोटॉन कहा जाता है इनकी सेम E/m वैल्यू की वजह से। कैथोड रेस को भी इलेक्ट्रॉन E/m वैल्यू की मदद से ही कहा गया, और ये लो प्रेशर पर जो इनर्ट गैस अंदर भरी हुई है, इसी ने ही कैनाल रेज में या पॉजिटिव रेज में कन्वर्ट होना है। तो ये देखें, ये रही पॉजिटिव रेज जो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, और इन द मीन वाइल यहाँ पर ये जो रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, तो याद रख लीजिएगा ये जो कैनाल रेज होती हैं ये ग्लो प्रोड्यूस कर सकती हैं, मगर एक शर्त में, जब आपके पास क्या हो? परफोरेटेड कैथोड हो। ये सुराख देख रहे हो ना कैथोड के अंदर, तो बेटा ये इन सुराखों में से गुजर कर इस ग्लास वॉल की तरफ जाकर के ग्लो प्रोड्यूस करेंगी। तो बेटा ये डिस्चार्ज ट्यूब देखा कभी डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स? ओ भाई, ये जो ट्यूब लाइट्स और बल्ब लाइट्स हैं, एनर्जी सेवर है, ये डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स ही हैं। तो आप लोगों को ये पता चला कि दोनों तरफ ही आप लोगों को ग्लो देखने को मिलेगा। इधर का ग्लो जो एनोड वाली साइड पर है, उसकी वजह कैथोड रेज बन रही है, और इधर का जो ग्लो है रेड ग्लो, इसकी वजह कैनाल रेज बन रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगल के बच्चों, आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आप लोगों के सामने मुख्तलिफ किस्म की गैसेस रख दूं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक MCQ समझ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात समझाने लगा हूं। अब समझने के लिए तैयार हो? सुन लेना। यहां पर मौजूद है हाइड्रोजन गैस, यहां पर मौजूद है हीलियम गैस, यहां पर मौजूद है नाइट्रोजन गैस, और यहां पर मौजूद है ऑक्सीजन गैस। ये मैंने कोई भी इनर्ट गैसेस यहां पर रख ली हैं आप लोगों के सामने। नियोन भी रख सकते हैं आप, कोई भी और रख सकते हैं। अब हाइड्रोजन का मास मुझे बताइएगा कितना होता है? 2, और बड़ा हीलियम का मास होता है 4, नाइट्रोजन का मास होता है 28, ऑक्सीजन का मास होता है 32। ये बन गए इनके कैटाइंस कैथोड के टकराने की वजह से। अब आपको पता है इन सब में कैटाइंस जब बने हैं तो साफ जाहिर है इलेक्ट्रॉन्स भी निकले होंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है E/m वैल्यू का। गौर से सुन लेना, गौर से सुन लेना, गौर से सुन लेना। वो E/m वैल्यू का क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि कैथोड रेस with maximum E/m value, कैथोड रेस विद मैक्सिमम E/m वैल्यू, इनमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगी?
तो वो समझदार बच्चे होते हैं, बड़े सियाने, बड़े चालाक और होशियार बच्चे होते हैं, जो कह देते हैं सर ई ओवर एम वैल्यू की बात हो रही है, तो जिसका मैथ सबसे कम होगा उसकी ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। यही सोचते हुए तुम्हारा मन कर रहा है ना कि तुम हाइड्रोजन गैस का इंतखाब करो कि कैथोड रेज विद मैक्सिमम ई ओवर एम वैल्यू में हाइड्रोजन गैस आएगी क्योंकि इसका मैथ कम होगा। तो खुदारा ये बात ज़हन में से निकाल दो, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन हर गैस का बिल्कुल एक जैसा होगा, एक जैसे चार्ज और एक जैसे मास के साथ। तो याद रखिएगा कैथोड रेज ऑलवेज हैव सेम ई ओवर एम वैल्यू, ऑलवेज हैव सेम ई ओवर एम वैल्यू, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगलने वाले, और जो मर्जी गैस यूज कर लो उनके इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आपके इलेक्ट्रॉन्स और खोते के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन पीछे बचे हुए आप और खोते की ई ओवर एम वैल्यू सेम नहीं होगी। अब क्या कहना चाहता हूं कि कैथोड रेज की ई ओवर एम वैल्यू इंडिपेंडेंट है गैस नेचर के, इंडिपेंडेंट टू गैस नेचर, और जो कैनाल रेज है इनकी ई ओवर एम वैल्यू गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर ये सवाल कैनाल रेज के लिए मैक्सिमम और मिनिमम ई ओवर एम वैल्यू के बेस पर आए तो फिर मैथ्स की बुनियाद पर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, क्योंकि हर गैस का कैटाइन जो है उसका मास डिफरेंट है। तो क्या बातें पता चली कि कैथोड रेज जो मर्जी गैस यूज करो एक ही ई ओवर एम वैल्यू के साथ मौजूद होंगी, सेम ई ओवर एम वैल्यू, क्योंकि गैस नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो गैस नेचर पर किन रेस की ई ओवर एम वैल्यू डिपेंड करती है? जी, कैनाल रेस की। ये एमसीक्यू आप लोगों तक पहुंचा, आप लोगों ने समझा। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो आओ जरा आप कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस जो आपके सिलेबस के अंदर है, पहले आप लोगों को पता है कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज और पॉजिटिव रेस की प्रॉपर्टीज तकरीबन मिलती जुलती है, बस चार्ज का फर्क है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ई ओवर एम वैल्यू जे थॉमसन ने कैलकुलेट करके यहीं से फाइनल किया था कि भाई ये कैथोड रेस जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनके शेडो कॉज करने की नेचर है। तो आपसे ये सवाल पूछ ले, खुदा ना खास्ता, वैसे तो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज नहीं है सिलेबस में, लेकिन अगर आपसे पूछता तो आपने बताना है कि अगर ये शेडो कॉज हो रहा है किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का तो ये इनकी वेव नेचर वेरीफाइड हो रही है कैथोड रेस की। और इसी तरह अगर कोई स्मॉल पैडल व्हील को रोटेट करवा पा रही है तो यहाँ से इनके मोमेंटम होने का सबूत है, यानी कि पार्टिकल नेचर जो है वो हमारे पास प्रूव हो रही है। तो कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कैनाल रेज, जिस पर डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज भी मिला था कि उसमें वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये वो चीज़ है जो अब आपने याद करनी है। ये वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने मेमोरी का पार्ट बनाने हैं। कौन कौन से? तो बेटा याद रख लीजिएगा, कैनाल रेस की प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि सिलेबस का एग्जैक्ट पार्ट है। तो दे ट्रैवल फ्रॉम एनोड टू द कैथोड, एक तो ये बात है, और वो परफोरेशंस यानी कि पोर्स ऑफ द कैथोड से पास आउट हो सकती हैं। अगर पोर्स नहीं होंगे तो ये नहीं पास आउट हो पाएंगी क्योंकि इनकी इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर नहीं होती। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी जो इस वक्त आप लोगों ने पढ़ी, ये इनका ट्रैवलिंग पाथ है और ये इनका पैसेज है। नंबर 2 पर इस वक्त तुम लोग देख रहे होगे यहाँ पर, जो कि आप लोगों को चार्ज एंड कंपोजिशन की बात हो रही है। तो बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको अभी मैं बता के आ रहा हूं कैटाइंस होते हैं। और रही बात डिफ्लेक्शन की, तो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वजह क्या होगी जनाब जी? इन पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज, और साफ ज़ाहिर पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगी। और बाकी आपको पता है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जा रही होती है उसी के अलॉन्ग अपने आप को रीडायरेक्ट भी कर लेंगे। जहां तक रही बात मास और स्पीड की, दे आर मच हैवियर देन कैथोड रेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको बताया कि इनका मास ज्यादा होता है तो जिस वजह से इनकी वेलोसिटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी स्पीड या वेलोसिटी के साथ कैथोड रेज ट्रैवल करते हैं। तो सवाल आ सकता है कैनाल रेज कैथोड रेज में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा, किसकी वेलोसिटी कम?
किसका मैस ज्यादा, किसका मैस कम, किसकी ई ओवर एम वैल्यू ज्यादा, किसकी कम। अब आप मुझे बताइए जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी ई ओवर एम वैल्यू क्या होगी, कम। तो अभी आप लोगों को एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट की हुई है, वो आप लोगों ने मेमोराइज कर लेनी है। आगे चलते हैं। चार्ज टू मैस रेशियो मैं अभी बता चुका हूं, अनलाइक कैथोड रेज ई ओवर एम वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किसकी होती है, अभी बताया कैथोड रेज की, और ये डिपेंड कर रही है, वेरिएशन कर रही है किसके साथ, एटॉमिक मैसेज ऑफ द गैसेस जो कि इस चार ट्यूब के अंदर यूज की गई है। रही बात फिजिकल और केमिकल इफेक्ट की, जिस तरह कैथोड रेज का भी फिजिकल और केमिकल इफेक्ट होता है, इनका भी है, और दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन और प्रोड्यूस करती है फ्लोरेसेंस ग्लो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑन सर्टेस ग्रेन एंड पेनिट्रेट फ्रॉम थिन मेटल फॉइल्स एंड आर कैपेबल ऑफ आयोनाइजिंग गैसेस, क्योंकि आप इनकी मदद से भी आयोनाइजेशन कॉज करवा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर चार्ज है और इनके अंदर मैस है, इनका मोमेंटम है, तो ये आयोनाइजेशन कॉज करवा सकती हैं। इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के लिहाज से बात की जा रही है। ओके जी, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज जो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 और 6 के करीब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको मेमोरी का पार्ट बनाएं। और जिस टेबल का मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था, आओ जरा वो टेबल भी आप लोगों को रट्टा लगा दो बेटे, यहाँ से डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड चीजें आ सकती हैं। तो इसमें बेटे आप लोगों को क्या क्या दिखने जा रहा है, इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, प्रोटॉन दिख रहा है, न्यूट्रॉन दिख रहा है। तो सबसे पहले चेक करें चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज में मैग्नीट्यूड वाइज कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ चार्ज का है, इस पर माइनस है और इस पर प्लस चार्ज है। कलर लाल ले आते हैं ताकि लाल लाल हो जाए सब कुछ। उसके बाद न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पेपर में सवाल है चूंकि किलोग्राम के अंदर मैस इलेक्ट्रॉन का ये पड़ा हुआ है, और बेटा जरूरी ये किलोग्राम में सवाल आए, ग्राम या मिलीग्राम में भी आपसे पूछ सकता है और AMU में भी आपसे पूछ सकता है। और आप जानते हैं कि AMU में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप AMU को ग्राम में और ग्राम को AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा अगर आप लोगों से मैं ये कहता हूं कि 1 हमारे पास kg जो है वो 10⁻³ ग्राम्स के बराबर होगा और 10⁻6 मिलीग्राम्स के बराबर होगा, तो इस किलोग्राम के मैस को आप लोगों को ग्राम्स और मिलीग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है। समझ आई? लाइक मैं ये कहता हूं कि 10⁻⁻31 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 10⁻28 ग्राम्स, और इसी तरह -25 मिलीग्राम्स में चला जाएगा। समझ आई है? तो जज्बाती ना होना, पेपर में देख लेना कि मैस आपसे किलोग्राम में पूछ रहा है या ग्राम में पूछ रहा है। इसी तरह देखिए प्रोटॉन का मैस आपको रिलेटिवली ज्यादा दिखेगा और न्यूट्रॉन का उससे भी स्लाइटली ज्यादा दिखेगा। और ये इनके AMU में मैसेज हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। ये AMU में मैसेज में देखें, यहाँ पर बाकायदा तौर पर आपको न्यूट्रॉन सबसे हैवी पार्टिकल नजर आ रहा है, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने तुम लोगों को बता दिया था। उसके बाद आ जाते हैं रिलेटिव मैस। रिलेटिव मैस का क्या मतलब है? दूसरे के मुकाबले में। अगर इलेक्ट्रॉन के मैस को मैं 1 कंसिडर कर लेता हूं तो प्रोटॉन उससे 1836 टाइम्स हैवियर होगा और न्यूट्रॉन उससे 1840 टाइम्स हैवियर होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ये इलेक्ट्रॉन का मैस उठाता हूं 9.1095 10⁻⁻31 kg, और अगर मैं इसको 1836 से ज़रब देता हूं तो मेरे पास मैस ऑफ प्रोटॉन आ जाता है, और अगर मैं इसको 1840 से ज़रब दूंगा तो फिर मेरे पास मैस ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। यानी कि एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल में मैस को कन्वर्ट करने के लिए ये इतने टाइम्स हैवियर है या इतने टाइम्स लाइटर है, ये पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मैस को न्यूट्रॉन के मैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कौन से डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे? 1840 के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन के मैस के बराबर करना है। यहां से पता चल रहा है कौन कितना भारी है, कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है। इसी तरह आ जाओ जरा आपको चार्ज टू मैस रेशियो का भी आइडिया देता चला जो मैं अभी बता रहा था। तो जरा मुझे बताना
चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम है ना। और भाई किस चीज का फर्क है? मैस का। इसका मैस कम है, प्रोटॉन का मैस ज्यादा है। तो यहीं पर जरा चेक करो जाकर, ये ई ओवर एम वैल्यू 10⁻11 कूलम पर केजी और ये 10⁻9 कूलम पर केजी है। तो किसका मैस कम होने की वजह से ई ओवर एम वैल्यू ज्यादा और किसका मैस ज्यादा होने की वजह से ई ओवर एम वैल्यू कम? ये पेपर का सवाल है। मजेदार बात पूछूं? पूछ लूं? सुनो फिर सवाल है। ये तो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखेंगे 1.602 10⁻⁻19 कूलम। मैं बच्चों से पूछता होता हूं, चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी दसो जी, किवें कैलकुलेट करोगे? 1 किलो इलेक्ट्रॉन देते चार्ज। कोई लोड नहीं कैलकुलेट करन दी, कोई लोड नहीं कैलकुलेट करन दी, कीता होया कैलकुलेट पे आ जाए। तो पुत्र चेक करो, 1.7588 10⁻11 कूलम पर केजी का क्या मतलब है कि 1.7588 10⁻11 कूलम पर केजी चार्ज मौजूद होता है। तो मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1.7588 10⁻11 कूलम। कोई गल समझ आई जे कि नहीं आई जे? आ गई है तो टेंशन नहीं लैनी। इनू ही एंटी टेस्ट कहते हैं, यही सिंपल चीजें होंगी ने, यही थोड़े दिमाग में छोड़ियां चाहिए ने। तो जनाब जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो ये आ गया। इस तरह सवाल है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे कैलकुलेट होना है? बेटा ये भी कैलकुलेट किया कराई वैल्यू, इसको भी मेमोराइज कर लीजिएगा, मेमोरी का पार्ट बना लीजिएगा। कैलकुलेट कैसे होना है ये भी बता देता हूं। ये आप लोगों को 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नजर आ रहा है, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6.02 10⁻23, जो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एवोगाड्रो नंबर ऑफ का पता है आपको, पता है ये पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये 96,500 कूलम बनता है, जो पे अप्रोक्सीमेटली 1 फैरेड बनता है। तो 1 फैरेड जो है वो हमारे पास 96,500 कूलम के इक्वल है, जो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये बातचीत का जो सिलसिला आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, ये मेमोरी बेस्ड चीजें, इसको ज़हन में रख लीजिएगा। और ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगा कि आप में से हर बच्चे को पता हो, हर बच्चे को इसका आइडिया हो कि यार ये बेसिकली क्या है। यह है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पेपर में सवाल आ चुका है। आपको बताना चाहता हूं कि ये रही आप लोगों के पास एक अदद इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो आइए जरा देखते हैं कि जब आए न्यूट्रॉन तो शुपक करके बिल्कुल सीधे गुजर गए, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। जीरो चार्ज के साथ ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे, ना इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में। रही बात प्रोटॉन की, तो जैसे कि अभी हमने देखा ये ऊपर को बेंड हो रहे हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, और इलेक्ट्रॉन साफ जरा नीचे को बेंड हो रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ये बात मैंने नहीं समझानी थी, मैंने क्या समझाना है? चलो सुनो फिर। मैंने ये समझाना है आपको कि ये प्रोटॉन जरा ज्यादा कम, ये डिफ्लेक्शन एक्चुअली आप लोगों ने चेक करनी है कि इलेक्ट्रॉन मोर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मोर डिफ्लेक्शन, लेकिन उसके मुकाबले में प्रोटॉन की देखें लेस डिफ्लेक्शन है। ये क्या चक्कर है? चक्कर है मैस का। तो याद रख लीजिएगा, मैस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके साथ? डिफ्लेक्शन के साथ। जो जितना हैवी पार्टिकल होता है वो उतनी कम डिफ्लेक्शन शो करता है, जितना हल्का सा होगा मेरे जैसा स्मार्ट सा वो ज्यादा मूव करेगा, वो ज्यादा मूवमेंट शो करेगा, और जो आप लोगों के जैसा हैवी भारी भरकम होगा उसकी मूवमेंट भी कम होगी। तो मैस का डिफ्लेक्शन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। और अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं
कि ये डिफ्लेक्शन का पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से समझ रहा हूँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रूल है जो कि आप याद रख सकते हैं। ये मेरे हाथ पे ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने मिडिल फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को और थंब को आपके सामने पेश किया। इसमें याद क्या रखना है आप लोगों ने कि ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन बता दी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड में बताना चाहता हूँ, तो ये मेरे हैंड पर मौजूद 3 फिंगर्स आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इनफ है। दिस इंडेक्स फिंगर इज टेलिंग यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस मिडल फिंगर इज टेलिंग यू अबाउट द current direction, and this thumb is telling you about the force which will be applied on that particle. तो बच्चा पार्टी जरा गौर से देख लीजिएगा, आपकी आंखों के सामने मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि ये मिडिल फिंगर इस वक्त पॉजिटिव पार्टिकल कंसिडर कर लो, क्योंकि आपको पता है करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। और ये मेरा जो इस वक्त इंडेक्स फिंगर है ये जा रहा है इनटू द पेज, यानी कि क्रॉस साइन आपको शो कर रहा है इनटू द पेज, और ये है करंट की डायरेक्शन, यहाँ पे इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, और ये लग रहा है थंब के साथ फोर्स ऊपर को। तो ये डायरेक्शन जब अपवर्ड जा रही है तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि ये इस वक्त इसकी डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है। तो ये प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल की डिफ्लेक्शन है, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना हो तो डायरेक्शन को मैं उलट दूंगा। पहले पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव कंसिडर किया जा रहा है। अब समझ लो कि ये कैथोड रेज कंसिडर की जा रही हैं, अब समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए जा रहे हैं, और ये मेरा थंब लग रही है फोर्स इनके ऊपर। तो ये देखें ये इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। फिर वही बात कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन ज़रा अर्ली हो जाएगी, लेकिन उसके मुकाबले में प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन थोड़ी डिले होगी, वजह उनका मास का डिफरेंस है। तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब बात हो रही थी, तो रही बात न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बिल्कुल सीधा आर पार हो जाएगा, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड किधरे भी कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर ए, बी और सी स्पॉट देकर पूछ सकता है, बताओ कौन कौन सी स्पॉट पर कौन कौन सा पार्टिकल आकर हिट करके सब स्ट्राइक करके चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा। लो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस, कैनाल रेस आपके साथ डिस्कस करते हुए अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं, तो मेरे बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने भी आते ही होंगे। साफ जाहिर है कि ये बॉटम पे आपको इस वक्त लिखा हुआ नजर आ रहा है एटॉमिक नंबर, जिसको Z कहते हैं, और ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मास नंबर, जिसको A कहते हैं। और आपको पता है A जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद को कहा जाता है, और Z जो है वो A प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं। या समटाइम न्यूट्रल एटम हो तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को भी कहा जा सकता है, क्योंकि न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। ये बात आप लोग जानते हैं, ये बात आपको ऐसा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक MCQ से बात को आगे लेकर के जाना चाहता हूँ कि कंपोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एक दफ़ा एक सवाल आया था, तो ये बात अब आप लोगों ने नहीं बोलनी कि जब भी आप लोगों को अल्फा पार्टिकल का बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अल्फा पार्टिकल को अक्सर आप He+2 के साथ शो करते हो। ये He+2 का क्या मतलब है? इसका मेरे मतलब बच्चों हीलियम न्यूक्लियस होता है, याद रख लीजिएगा। कोई आपसे पूछे कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, तो आप सब लोग कहोगे +2, और इसका मास क्या है आप कहोगे 4। तो बड़ा ये चार्ज और ये मास अल्फा पार्टिकल का भी है और हीलियम न्यूक्लियस का भी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के साथ जब रिलेट किया जाता है तो E/m वैल्यू की बुनियाद पर किया जाता है। तो अब आप लोगों को मैं हीलियम का न्यूक्लियस अगर दिखाऊं, आपको पता है ना हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है। तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और न्यूक्लियस में 2 ही न्यूट्रॉन मौजूद है। बाहर 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं शेल के अंदर, लेकिन जब बात न्यूक्लियस की हो रही है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को जब फोकस करेंगे। तो अब आप जरा इस सर्कल पे गौर करो, ये जो मैंने सर्कल लगाया है, और सर्कल पे गौर करके मुझे बताओ
के अंदर मौजूद 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स की बुनियाद पर मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल की क्या कंपोजिशन होनी चाहिए, जिसको मैं हीलियम न्यूक्लियस कह रहा हूं। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, गौर करो गौर करो गौर करो। तो जनाब अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रखे हुए होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन आ गए उस दिन क़यामत का दिन होना, बहुत बड़े बड़े धमाके होने हैं। तो बेटा न अल्फा न बीटा न चार्ली न डेल्टा, ऑप्शन इज ईटा, के जिसमें आपको दिखेंगे 2 प्रोटॉन और 0 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर भी कैलकुलेट करना पेपर में दे सकता है। उम्मीद करता हूं ये एमसीक्यू आपको समझ आया होगा। इसके बाद आपके सिलेबस के अंदर उसने प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का थोड़ा सा जिक्र किया है और हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम का जिक्र किया है। तो आओ जरा आप लोगों को थोड़ी सी प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी बता दूं। ये टेबल मैंने वैसे आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाने के लिए। इस टेबल को एहतियातन मेमोरी का पार्ट बना लेना, सिर्फ बता ये रहा हूं कि यार ये आप लोगों के पार्ट ऑफ द नॉलेज हो जाए तो अच्छी बात है। यानी कि आइसोटोप्स का आपको पता होना चाहिए, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स क्या होती है कि ऐसी मॉलिक्यूलर स्पीशीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये एहतियातन आप लोग, ये मैंने बुक के अंदर वैसे टेबल दिया हुआ है, आप ये बुक में से भी टेबल जो है वो याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। खैर अब मैं आप लोगों के साथ जो असल चीज़ शेयर करना चाहता हूँ बेटे उसकी तरफ चलता हूँ। ये मैंने ना कुछ एहतियातन सवाल आप लोगों के लिए संभाल कर रखे हुए थे। आपने काम करना, आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। जब आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आपने इस रेड कलर के, ग्रीन कलर के और ब्लू कलर के सर्कल के अंदर मौजूद, अब देखो ना कुछ आप लोगों को चीजें पार्ट ऑफ द होमवर्क भी बना कर देता हूं। क्या करना है आप लोगों ने, ये टेबल मैंने जो दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोन्स आप लोगों ने एफएससी में पढ़े हुए हैं, इसकी बेस पर आपने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर रेड कलर के सर्कल के अंदर आपने कौन सा पेयर रखा हुआ था, ग्रीन कलर के सर्कल के अंदर आपने कौन सा पेयर रखा हुआ था और ब्लू कलर के सर्कल के अंदर आपने कौन सा पेयर रखा हुआ था। यानी कि इन पेयर्स में किसको आइसोटोप्स कहोगे, हैं या नहीं है, आइसोबार्स हैं या नहीं है, आइसोटोन्स है या नहीं है, और लास्ट चीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसका मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के जिम्मे काम लगाया और मुझे 100% श्योरिटी है कि आप मुझसे कोई भी मुझे व्हाट्सएप नहीं करने वाला। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अपना ही नुकसान करोगे। आइए जरा, ये वो सारे का सारा डिटेल थी जो मैं साफ जाहिर है आप लोगों के साथ किसी लाइव सेशन के अंदर जरूर शेयर करूंगा। एक्स्ट्रा नॉलेज है, होना चाहिए, बट अभी टाइम को मद्देनजर रखते हुए मुझे ज़रा सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ना है। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है और ये आप लोगों को मैंने लाइटेस्ट से हैवीएस्ट की तरफ जाते हुए कुछ एमसीक्यूज़ दिए हैं। इन एमसीक्यूज़ को आप बेटा एलएमएस सिस्टम पर भी देखोगे और बुक के अंदर भी देखोगे। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉर्ट आउट करने हैं। आओ ज़रा मैं अब तुम्हें सिलेबस के अंदर मौजूद एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ लेकर के चलूँ, जो कि इस वक्त तुम लोग मुलाहिजा फरमा सकते हो, और टॉपिक है प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जो आपने माइंड में कंफ्यूजन में लेकर के जानी है। आप सिर्फ मुझे इतनी बात का जवाब दो। वैसे तो प्लैंक्स को पागल कहा गया था जब ये बात कर रहा था, ये 1900 के अंदर क्या कह रहा था, ये कहता ना, एक्चुअली 1934 की बात है। ये कहता है कि यार अब मुझे आप बताएं, लाइट्स, ये इस वक्त लाइट्स मेरे ऊपर ढेर सारी, मेरे लेफ्ट राइट साइड पे हर तरफ स्टूडियो लाइट्स लगी हुई है। मैं इनको देखूं गौर से तो ये लाइट मेरी तरफ कंटिन्यूसली आ रही है, ये डिसकंटिन्यूसली आ रही है। तो मेरा भी मन करेगा आज 2026 में कहेगा कि ये कंटिन्यूसली आ रही है, लगातार आ रही है, बगैर मुनक़ता हुए आ रही है। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है।
सूरज की रोशनी भी आप तक अगर आ रही है तो वो भी कंटिन्यूसली नहीं आ रही है। आप कहेंगे सर ये क्या चक्कर है, यही बात प्लैंक्स ने की थी। कहता है एनर्जी या रेडिएशंस या वेव्स जब भी ट्रैवल करती हैं तो एनर्जी ऑलवेज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस मैनर, ये बात आप आपने सीन में रख लेनी है कि एनर्जी ने ट्रैवल करना है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि एनर्जी अगर स्मॉल फॉर्म ऑफ पैकेट्स को बोलते हैं तो बेटे इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटा कहा जाता है, आप जानते हैं। तो क्वांटा इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। हां, इसको बाज दफा फोटोन भी बोल दिया जाता है। और फोटोन और क्वांटा में बस इतना फर्क है कि जब ये विजिबल हो जाता है तो अब उस वक्त इसको फोटोन कहते हैं, और जब तक ये इनविजिबल रहता है तो इसको क्वांटा कहा जाता है। तो क्वांटा और फोटोन में कोई फर्क नहीं, सिर्फ विजिबिलिटी का इशू है। प्लैंक साहब का कहना है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। याद रख लीजिएगा कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्या मतलब क्वांटाइज्ड का? एनर्जी क्वांटाइज्ड क्यों है? एनर्जी क्वांटाइज्ड इसलिए है कि कुदरत ने एक कमाल कर दिया कि ये बेटे आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल पहला शेल है जिसके साथ n इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, और ये रहा फोर्थ एनर्जी लेवल या फोर्थ शेल। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड में जाना चाहता है या फर्स्ट से थर्ड में जाना चाहता है या थर्ड से फोर्थ में जाना चाहता है या फोर्थ से फिफ्थ में जाना चाहता है या सेकंड से थर्ड में जाना चाहता है या सेकंड से फोर्थ में जाना है, कहीं पर भी अगर ये जंप करके जाना चाहता है तो इसको एक स्पेसिफिक एनर्जी का पैकेट चाहिए। जिस तरह लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद की टिकट चाहिए, उसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी वो एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी डिसाइड कैसे होती है? ये फॉर एग्जांपल E1 है, E2 है, E3 है और ये E4 है। तो E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी लेवल में जाने के लिए इस एनर्जी गैप की जरूरत होगी कि इलेक्ट्रॉन अगर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइट हो जाएगा। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी एब्जॉर्ब होने पर, क्वांटाइज्ड एनर्जी एब्जॉर्ब होने पर याद रख लीजिएगा एक्साइटेशन होती है, और रिलीज करने पर वही क्वांटाइज्ड एनर्जी डी एक्साइटेशन होती है। ये याद रखिएगा, एक्साइट होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब, डी एक्साइट होने के लिए एनर्जी रिलीज। अब ये डिसाइड कौन करेगा? एनर्जी गैप डिसाइड करेगा डेल्टा ई। डेल्टा ई फॉर एग्जांपल E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू। ये है वो एनर्जी पैकेट। कोई आपसे पूछे कि क्वांटा की कंपोजिशन क्या है, तो क्वांटा दो चीजों का प्रोडक्ट है। एक इसमें H है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, जो कि 6.626 10⁻⁻34 जाउल्स इनटू सेकंड वैल्यू लेकर बैठा हुआ है, और ये है क्वांटा में फ्रीक्वेंसी। तो ये है क्वांटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अब बेटे ये एनर्जी गैप E2 और E1 का है। तो इस एनर्जी के मिलने के बाद आपको वो जो इलेक्ट्रॉन साहब हैं वो पहले एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप मारते हुए नजर आएंगे, यानी कि E1 से जंप करके E2 में चला जाएगा। यही एनर्जी रिलीज करके वापस E2 से E1 में आ जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी ने एब्जॉर्ब होना है और यहाँ पर एनर्जी ने रिलीज होना है। ये थी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का चक्कर। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर बताता चला जाऊं अच्छे तरीके से कि इसी क्वांटा को आप
इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, और वेव लेंथ भी लिख सकते हैं जो कि एच सी ओवर लैम्डा है। यहाँ पे सी जो है और एच दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट और प्लैंक्स कांस्टेंट है। यही क्वांटा या फोटोन को आप एच सी न्यू बार के साथ शो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लैम्डा वेव लेंथ को कहते हैं और जनाब जी न्यू बार जो है ये वेव नंबर को कहा जाता है। यहां पर एक कमाल का रिलेशनशिप आपको बताता हूं जो कि काफी सारा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने याद क्या रख लेना मेरे बच्चों कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट, फ्रीक्वेंसी का वेव नंबर से डायरेक्ट, ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इन तीनों का वेव लेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है इनवर्स। ये बात आप लोगों ने पार्ट ऑफ द नॉलेज बना लेनी है जो कि आप लोग बाकायदा तौर पर पढ़ भी चुके हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, ये बात आप लोग पढ़ चुके हो, तो बस आपने सिंपली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह पे सी ओवर लैम्डा पुट किया था, और 1 ओवर लैम्डा को भी आप लोग पढ़ चुके हो फिजिक्स में, ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई है। इसको न्यू बार कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ इज वेव नंबर। तो ये वेव नंबर की टर्म के अंदर क्वांटा लिख दिया, वेव लेंथ की टर्म में क्वांटा लिख दिया, फ्रीक्वेंसी की टर्म में क्वांटा लिख दिया, और ये थी प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। यही वजह बनी इस थ्योरी को रदरफोर्ड ने उठा के परे फेंका था, और रदरफोर्ड का मॉडल भी फ्लॉप हुआ था। इस थ्योरी को बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में यूज किया और काफी ज्यादा उसको पजीराई मिली। तो बेटे आप लोगों को ये बात प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी वाली अगर समझ आ गई है, तो अब आपको बोहर का, क्योंकि एटॉमिक मॉडल टोटली हाइड्रोजन एटम की बेस पर बना हुआ था और इसके एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिले। अब उन ड्रॉबैक्स में आप लोगों ने वो जीमन इफेक्ट पढ़ा होगा, स्टार्क इफेक्ट पढ़ा होगा, कुछ याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को अब हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की तरफ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की तरफ ले जाने से पहले आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है उसके जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उसके टोटल 8 रीजन्स हैं, जिसमें से 7 हमारी किताबों में लिखे हुए, एक 8वां है कॉस्मिक रेज का। वो नहीं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती क्या है जो कि विद और विदाउट दोनों मीडियम ट्रेवल कर सकती हैं। यहां से मैं एक एमसीक्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी हमने कैथोड रेज और कैनाल रेज के बारे में पढ़ा, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं? नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं है, क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की लाजमी तौर पर जरूरत होती है। तो ये बात आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख लेनी है। अब ये टोटल 7 रीजन इस वक्त मैंने लिखे हुए हैं। गैमा रेज के बाद बेटे अगला जो रीजन आता है वो कॉस्मिक रेज आता है, जो यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोगों ने याद रख लेना है, क्योंकि आगे हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के अंदर इंफ्रारेड का भी जिक्र है, विजिबल का भी जिक्र है और अल्ट्रा वायलेट का भी जिक्र है, इसलिए ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इन सारी रेस को आपने याद रख लेना। मैं इधर को एरो लगा रहा हूं, और एरो लगाते हुए आपको बताना क्या चाहता हूं कि लेफ्ट टू द राइट जाते हुए एनर्जी भी बढ़ रही होगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही होगी, वेव नंबर भी बढ़ रहा होगा, लेकिन वेव लेंथ क्या हो रही होगी? शॉर्ट। ये है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की रेंज, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई देता है, अदरवाइज आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लो जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम में ये जो 3 रीजन हैं ये हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेंगे। अब बेसिकली हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम क्या है, आओ जरा आप लोगों को बताता हूं कि जब आप बात हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की करते हैं तो हाइड्रोजन एटम को बज़ाहिर तौर पर जब देखा जाता है तो जी उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है और बाहर के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है, सुनी हुई है। तो बेटा ये बात कब गलत साबित हुई कि एक ही शेल है हाइड्रोजन एटम का? ऐसे गलत साबित हुई
कि जब समरफेल्ड वगैरह ने इसको स्टडी किया तो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट सामने आया, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट होती हुई नजर आई। तो वहां से इस चीज के ऊपर जरा गौर किया गया और किया क्या गया कि एक एनर्जी लेवल, यहां पर मैं आप लोगों के सामने ये शो कर रहा हूं रेड कलर के डॉट्स के साथ, ये है बेटा इन्फिनिटी एनर्जी लेवल। ये उसके बाद वाले, ये यूं समझ लो ये E1 एनर्जी लेवल है, ये E2 एनर्जी लेवल है, ये E3 एनर्जी लेवल है, ये E4 है, ये फॉर एग्जांपल E5 है यानी कि पांचवें शेल का, और ये E6 है, और उसके बाद ये हमारे पास E7 आ जाता है, और ये आ गया E इन्फिनिटी। अब गौर से समझिएगा हुआ क्या, मैं क्या करता हूं, मैंने ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल से उठाया और उठा करके इसको इन्फिनिटी ई तक पहुंचा दिया। लो जी, ये इलेक्ट्रॉन इस वक्त मैंने यहां पर पहुंचा दिया। यहां पहुंचने के बाद अब इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा कि चलो वापस जाओ, डी एक्साइट हो। होना क्या चाहिए था, अगर सिर्फ दो शेल होते, एक होता E1 और एक होता E इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन E इन्फिनिटी से जंप करके E1 में जाता और E1 से जंप करके E इन्फिनिटी में जाता। अगर एक ही शेल होता हाइड्रोजन एटम का, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन रास्ते में रुक 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 के जा रहा है, जगह जगह रुक रहा है। जिस तरह तुम लोग कॉलेज जाते हो और कॉलेज से वापस आते हो, तो एक तुम लोगों ने कॉलेज की नुक्कड़ पर खंबा रखा होता है रुकने के लिए, एक तुम लोगों ने दही बल्लो वाली रेडी रखी होती है रुकने के लिए, एक तुम लोगों ने सिगटों और पान वाला खोखा रखा होता है। मुंडियो ਤੁਹਾਡੀ गल हो रही है, कुड़ियां तो शरीफ होंदियां ने, कुड़ियां बड़ियां मासूम होंदियां ने, कुड़ियां तो बस घरों बाहर ते बाहरों कॉलेज ते कॉलेजों घर ते घरों कॉलेज, उन्होंने तो दरम्यान कुछ पता ही नहीं होता। अब लड़के कह रहे होंगे सर आपको क्या पता लड़कियां कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है लड़कियां, बहुत शरीफ होती हैं। मुंडियो तुसी हुंदे हो खोचड़, बड़े खराब लोग हो तुम लोग, उन लोगों ने बड़ी जगह जगह रखी होती है। तो इलेक्ट्रॉन भी तुम लोगों की तरह खराब है। इलेक्ट्रॉन ने भी जनाब E इन्फिनिटी से E1 में डायरेक्ट डी एक्साइटेशन शो की, इसी तरह उसने सेकंड शेल में भी रुकने की जसारत की, थर्ड शेल में भी रुकने की जसारत की, उसने फोर्थ में भी, उसने फिफ्थ में भी, उसने सिक्स्थ में भी। तो पुत्र जी एक सिलसिला स्टार्ट हुआ और ढेर लग गया डी एक्साइटेशंस का। वहां पे आवाम सर पकड़ के बैठ गई, अबे ये क्या हो गया, हाइड्रोजन मासूम सा एटम ही इतने शेल लेकर बैठा हुआ है। यही से हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो क्लियर ये हुआ कि देयर आर मल्टीपल शेल्स बिटवीन द फर्स्ट एंड द इनफाइनाइट एनर्जी लेवल, जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन का ये स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो आइए जरा बच्चा पार्टी मैं आप लोगों को हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के डिफरेंट रीजन दिखाऊं। तो ये देख लीजिएगा, जब तमाम के तमाम एनर्जी लेवल्स यानी कि इन्फिनिटी से लेकर के तमाम के तमाम एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल में गिर रहा होगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा होगा, तो उस वक्त एक सीरीज देखने को मिलेगी। तो आपने याद रख लेना है कि फर्स्ट शेल में डी एक्साइटेशन के रिजल्ट में जो सीरीज मिलती है वो लाइमन सीरीज है, और लाइमन सीरीज जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रीजन में फॉल करती है वो यूवी रीजन है, अल्ट्रा वायलेट रीजन है। इसी तरह बच्चों अगर ये सारी डी एक्साइटेशन सेकंड शेल में हो रही हैं तो देख लीजिएगा n = 2 में आपको बाल्मर सीरीज देखने को मिलेगी। ये वाहिद है जो आप देख सकते हैं जो विजिबल रीजन के अंदर है। उस तरह अगर थर्ड शेल के अंदर डी एक्साइटेशंस आपको देखने को मिल रही हैं तो ये पैस्चन सीरीज है जो नियर इंफ्रारेड यानी कि IR रीजन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रही है। इस तरह n = 4 के अंदर आपको ब्रैकेट सीरीज देखने को मिली होगी जो फॉर इंफ्रारेड रीजन में है, और ये फिफ्थ में भी आप लोगों को पी फंड सीरीज देखने को मिल रही है, ये भी फॉर इंफ्रारेड रीजन के अंदर है। एक और भी बता देता हूं आपको, सिक्स्थ के अंदर भी एक सीरीज है, यानी कि जब सिक्स्थ शेल में डी एक्साइटेशंस हो रही होंगी
तो उस वक्त हमारे पास हम्फ्री सीरीज देखने को मिलेगी, जो हमारी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर आपको बता रहा हूँ हम्फ्री सीरीज। और ये हम्फ्री सीरीज भी IR यानी कि फॉर IR रीजन के अंदर ही है। तो क्या देखने को मिला कि इन्फिनिटी से लेकर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, जब तक शेल्स में इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन शो कर रहा होता है तो वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन की सीरीज हमें देता है, और उन सीरीज के नाम में लाइमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, डिफरेंट सीरीज है। सवाल क्या आ सकता है पेपर में? आओ जरा आपसे कुछ सवालों का सिलसिला पूछूं। एक चीज बेटे याद रख लीजिएगा, N1 होगा और एक चीज N2 होगा। आपने याद रख लेना है N1 वो एनर्जी लेवल होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ने आकर के रुकना होगा या जहां से उसने स्टार्ट लेना होगा। ये बात आप लोगों ने बस माइंड में रख लेनी है, N1 और N2। फॉर एग्जांपल मैं N1 कहता हूं टू वेयर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट, टू वेयर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट, जहां से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, यानी कि जहां पर आना है उसने। टू वेयर का मतलब है जहां पर उसने आना है। N2 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट, यानी कि जहां से आना है, जहां से आना है। एक है जहां पर आना है और एक है जहां से आना है। तो बेटा अब आप लोगों ने भूलना नहीं है, अगर मैं तुम लोग को कहता हूं कि N1 इज इक्वल टू 1 और आपसे कहता हूं N2 इज इक्वल टू 2, 3, 4 ऑनवर्ड आगे इंफिनिटी, तो मैं आपसे पूछता हूं बताओ मुझे ये कौन से रीजन की अंदर मौजूद होगा, कौन सी सीरीज देखने को मिलेगी, कौन सी सीरीज होगी। तो बेटा देखिएगा, अभी आप लोगों ने बोला कि अगर n की वैल्यू 1 हो, यानी कि डी एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी लेवल अगर वो फर्स्ट हो, तो बेटा ये जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स आपको लाइमैन सीरीज के अंदर इंडिकेशन दे रहे हैं। और याद रख लीजिएगा, लाइमैन सीरीज में कभी भी N2 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। आओ जरा मैं अब आपसे पूछता हूं यार, N1 की वैल्यू आपको देता हूं 3, तो यहां पर N2 की क्या वैल्यू होगी? अब आप स्टार्ट कहां से लेंगे? 4, 5, 6 ऑनवर्ड आगे कहां तक? इंफिनिटी तक। बताइएगा ये कौन सी सीरीज होगी? फैसला N1 ने करना है। N1 अगर 3 है तो इसका मतलब है तुम लोगों ने तीसरे शेल में आकर के पड़ाव करना है। तुमने तीसरे शेल में जब आकर रुकना है, तो तीसरे शेल में जब आकर तुम लोग रुकने की बात कर रहे होगे, तो ये तीसरे शेल में हमारे पास पैस्चन सीरीज देखने को मिलेगी, जो कि नियर IR रीजन होगा। तो डेफिनेटली ये पैस्चन सीरीज का सिलसिला था। ओके, चलो आओ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे आने वाला MCQ आपके साथ शेयर करता हूं। बेटा मैं कोई मुश्किल बात की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं पेपर में आने वाली बातें आपसे पूछ रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने सुना होगा लिमिटिंग लाइन का। आओ जरा लिमिटिंग लाइन भी समझ लेना बच्चों। लिमिटिंग लाइन होती है कि N1 हमारे पास कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, 1, 2, 3 ऑनवर्ड आगे, यानी कि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन ने आकर रुक सकना है, 1, 2, 3। लेकिन इसके लिए N2 शर्त होता है हमेशा इंफिनिटी। तो ये नहीं भूलना आप लोगों ने, यानी कि लिमिटिंग लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? ओ इंफिनिटी से आएगा। तो इंफिनिटी से डी एक्साइटेशन के रिजल्ट में आपको देखने को मिलती है लिमिटिंग लाइन। तो मैं कहता हूं यार, लाइमन सीरीज की जरा मुझे बताना लिमिटिंग लाइन कैसे आएगी। तो आप कहेंगे सर लाइमन सीरीज के लिए N1 तो फिक्स होगा 1, लेकिन इसका जो N2 होगा वो इंफिनिटी होगा। इस तरह
पैशन सीरीज के लिए लिमिटिंग लाइन अगर मैं आपसे पूछूं तो याद रख लीजिएगा, इसके लिए लिमिटिंग लाइन में n1 तो 3 होगा, लेकिन वही बात n2 क्या होगा, इंफिनिटी। और कोई बात समझ आई है? लिमिटिंग लाइन कैसे फाइंड करते हैं? n2 यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन ने डी एक्साइट होना स्टार्ट लेना है वो हमेशा इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होता है। ओके जी, लिमिटिंग लाइन के ऊपर बात तय होगी। आओ जरा यहां पर एक और एमसीक्यू बता दूं, वो क्या है बेटे, बाल्मर सीरीज की जो अपनी तमाम की तमाम स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो विजिबल में है। ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रख लेना कि बाल्मर सीरीज की जितनी भी हमें स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेगी वो विजिबल रीजन में देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट इट्स लिमिटिंग लाइन। तो याद रख लीजिएगा, बाल्मर सीरीज की जो लिमिटिंग लाइन है पुत्र वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में है। ये आपकी टेक्स्ट बुक की भी लाइन है और ये बात आपने याद भी रखनी है। इसका लॉजिक भी दे देता हूं कि जब आप इंफिनिटी एनर्जी लेवल से डी एक्साइट होकर के यहां पर आओगे, ये देखो मैं यहां से चला और चलते 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 मैं सेकंड शेल में आकर गिरा, तो बेटा इस लिमिटिंग को छोड़कर ये जितनी भी बाकी थी ये मुझे विजिबल रीजन में मिल रही हैं, लेकिन जैसे ही इंफिनिटी से आया उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी एनर्जी गैप बढ़ने की वजह से, और वो शॉर्ट वेवलेंथ विजिबल रीजन में मैच करने की बजाय अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर मैच कर रही थी। तो याद रख लेना, द लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन एंड रेस्ट ऑफ द ऑल स्पेक्ट्रल लाइंस विल लाइज इन विजिबल रीजन। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताते हुए आगे चलता हूं। सवाल एक दफा यह भी आता है कि इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल से अलाउ किया गया डी एक्साइट होने के लिए, इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू डी एक्साइट फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड एनर्जी लेवल। हाउ मच पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस या डी एक्साइटेशंस विल बी पॉसिबल? कितनी टोटल डी एक्साइटेशंस पॉसिबल होंगे, यानी कि पांचवें से पहले तक लाना है तो टोटल कितनी डी एक्साइटेशंस होंगी? ज्यादातर बच्चे कहते हैं सर 5 डी एक्साइटेशंस, क्योंकि साथ देखिए पांचवा सा पहला, फिर चौथे से पहला, फिर तीसरे से पहला, फिर दूसरे से पहला। क्या हो गया, उंगलियों पे गिन रहे हो? तो भैया ठीक है, एक भी उंगली पेपर में ऊपर नीचे होगी तो एमसीक्यू हो गया साइड पर। अब मैं यहां पे आपको सवाल देता हूं कि इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू डी एक्साइट फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल, तो इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू डी एक्साइट फ्रॉम n इज इक्वल टू 5। सवाल है पॉसिबल डी एक्साइटेशंस कितनी होगी? पॉसिबल डी एक्साइटेशंस कितनी होगी? उंगलियों पे गिनने के बजाय फॉर्मूला यूज कीजिएगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें ये n की वैल्यू आप लोगों ने पुट कर देनी है जहां से इलेक्ट्रॉन ने डिगना है, और जहां जहां पर डिगता डिगता आएगा वो पॉसिबल डी एक्साइटेशंस आपको पता चलती जाएंगी। तो क्या फॉर्मूला है, इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू 5 पुट कर दें। अब यहां पर 5 इंटू, ये फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा हुआ आप लोगों ने, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा 5 में से 1 निकलेगा 4, 4 5 20, और 20 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएंगे 10। तो टोटल बेटे 10 डी एक्साइटेशंस मुमकिन है। इसमें अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पांचवें से दूसरे तक अगर डी एक्साइट हो रहा है तो फिर क्या पॉसिबल डी एक्साइटेशन होती है, उसके अलग फॉर्मूलाज हैं, वो आपको टेस्ट डिस्कशन के अंदर जरूर बताऊंगा। तो इस तरह से आप लोगों के सामने सिलेबस के अंदर इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम पढ़ाया, आप लोगों को टोटल रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात हुई, और इस तरह मैंने आपसे कहा कि एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है, आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के एमसीक्यूज एहतियातन कह रहा हूँ कीजिएगा। और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था जो आपने मुझे सेंड नहीं करना, और उसके बाद आप लोगों को
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, मैंने ये प्रॉपर्टीज सिखाई कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ने, प्रोटॉन ने, न्यूट्रॉन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करनी है। यहाँ से पेपर में सवाल आ सकते हैं इनके मैस और चार्ज की बेस पर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये रही प्रॉपर्टीज। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखें, क्वांटम नंबर समझाऊंगा और केमिस्ट्री का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आप लोगों को तंग करता है। अब नहीं करेगा। मेरे वीडियो लेक्चर को एक दफ़ा मोहब्बत के साथ देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वॉच मी इन माय नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।